जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर का मतदान कल यानी 1 अक्टूबर को होना है। अब नॉर्थ कश्मीर के 3 ज़िलों में वोटिंग जो है वो होनी है। इनमें हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और साथ में बांदीपुरा के जो ज़िले हैं वो शामिल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की राजनीति और वहाँ के आवाम का जो सेंटिमेंट है वो हर पल हर क्षण जो है वो बदलता रहता है। अगर हम अभी की ही बात करें तो बडगाम और श्रीनगर में कई दुकानें जो हैं वो बंद हैं। वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ये शिया कम्युनिटी के लोग हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जो हसन नसरुल्लाह को मारा है, उसे एक जो स्ट्राइक में मारा गया है, उसको अपनी सहानुभूति दिखाते हुए ये जो दुकानें हैं वो फ़िलहाल बंद हैं। तो ये एक डायनेमिक्स है सेंट्रल कश्मीर का। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो कल जैसा कि मैंने कहा वहाँ पर चुनाव है। 40 में से 16 सीटें जो हैं वहाँ पर जो है वो लड़ाई हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो है वो जगह ढूंढने में लगी हुई हैं, जो जगह उन्होंने पिछले 10 सालों में खोई है। तो वहाँ का एक अलग डायनेमिक्स है। जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू के 24 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, जिसमें कठुआ, उधमपुर और सांबा शामिल हैं। ये वो ज़िले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंक के अटैक्स देखे हैं, आतंकवादियों के हमले देखे हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स से को लेकर चलें तो 12 इनकाउंटर्स में 14 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। यानी इस इलाके का जो आतंकी ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग सेंटिमेंट हैं हर एक इलाके के। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पर यानी जम्मू कश्मीर में चुनाव के साथ साथ टकराव की राजनीति जो है वो फ़िलहाल वहाँ पर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सभी मुख्य बिंदुओं के ऊपर और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जो हिजबुल्लाह का जो चीफ है, जो नसरुल्लाह मारा गया है, उसके लिए उसके संदर्भ में भारत के लिए क्या मायने हैं, भारत उसको किस लिहाज से देखता है और ख़ास करके उसके मारे जाने का असर भारत के पॉलिटिक्स पर कैसे पड़ेगा, खास करके कश्मीर की पॉलिटिक्स पर कैसे पड़ेगा। और साथ में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि थर्ड फेज़ में जो वोटिंग है वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सेंट्रल कश्मीर में बहुत कम वोटिंग हुई थी, जिसे लेकर दिल्ली भी जो है वो चिंतित है। दरअसल पहले हम बात कर लेते हैं बडगाम और श्रीनगर की। यहाँ पे जो शिया पॉपुलेशन है, लगभग 20 से 25% की जो आबादी है वो शियाज़ हैं। इनका असर जो है वो सेंट्रल कश्मीर में भी है और नॉर्थ कश्मीर में भी शिया पॉपुलेशन का जो असर है वो देखा जा सकता है। हसन नसरुल्लाह जो सेक्रेटरी जनरल थे हिजबुल्लाह के, एक शिया इस्लामिक लीडर थे। इन्हें जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने 27 सितंबर 2024 को जो है एयर स्ट्राइक में मार गिराया। दरअसल जो नसरुल्लाह है वो उसका नाम चर्चा में तब आया था जब 1992 यानी 1992 में अब्बास अल मूसवी नाम का जो शख्स था, जो पहले हिजबुल्लाह को जो लीड कर रहा था, वो भी एक एयर स्ट्राइक में मारा गया था। तब भी वो जो एयर स्ट्राइक थी इजराइल ने ही की थी। तब नसरुल्लाह जो है उसने हिजबुल्लाह को टेक ओवर किया था। इतने सालों में जो पिछले 24-25 या कहें कि 30 सालों में नसरुल्लाह जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था वहाँ के इलाकों में, और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। कश्मीर में भी वो एक पॉपुलर लीडर था। और अगर हम बात करें हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन की कि उसे देश भर यानी फिर कहें विश्व भर के जो देश हैं उसे कैसे देखते हैं, दरअसल अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानता है। अरब लीग के लोग जो हैं वो भी उसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं 2016 से, लेकिन फिर उन्होंने अपने एक ओपिनियन में बदलाव किया था। 2015 में रशिया जो है उसने ये कहा था कि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक लेजिटिमेट सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में भारत का क्या मत है? दरअसल भारत इस पूरे के पूरे युद्ध में एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वे से आगे जो है अपना जो रास्ता है वो चार्ट आउट कर रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर इस इलाके में जो स्थिति है वो एस्केलेट हुई, खास करके इस हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, और अगर ईरान इसके बीच में पड़ गया तो भारत जो अभी तक डिप्लोमेटिक वे लेकर चल रहा था यानी बीच का जो रास्ता लेकर चल रहा था उसमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं नसरुल्लाह की। दरअसल जब नसरुल्लाह मारा गया तो जो कश्मीर की भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन सॉलिडारिटी
कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जो एक पॉलिटिकल कैंपेन था उसे कैंसिल कर दिया था। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा था कि इन सॉलिडारिटी वो अपना कैंपेन जो है नॉर्थ कश्मीर में कैंसिल कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आगा सैयदुल्लाह मेहदी, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला था कि वो अब कैंपेन जो है वो नहीं करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन साहब ने भी ट्वीट करके जो है एक सॉलिडारिटी जो है वो दिखाई थी। तो ये जितनी भी जम्मू कश्मीर की जो लोकल पार्टीज़ हैं वो सॉलिडारिटी दिखा रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्हें टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो टेररिज्म या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। तो ये एक डायनेमिक है जम्मू कश्मीर का बनाम जो नसरुल्ला मारा गया है। दरअसल अगर हम इस सब के बारे में चर्चा करें, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं भारत सरकार के लिए, उनका कहना है कि ये एक डाइवर्स ओपिनियन है और डाइवर्स ओपिनियन होना भारत में एक अच्छी बात है, कश्मीर में एक अच्छी बात है। एक एग्जांपल वो देते हैं कि जैसे कि अमेरिका में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट जो हैं वो लगातार स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कश्मीर में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसे एक सिक्योरिटी प्रिज्म से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि जो लोग हैं वो अपना जो उनका एक सेंटिमेंट है वो सामने रख रहे हैं। ये भी हम यहाँ पर साफ कर देते हैं कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट हैं और ये जो शिया कम्युनिटी है वो हमेशा से जब भी प्रोटेस्ट करती है, अगर वो किसी मसले को लेकर प्रोटेस्ट करती है तो वो कभी भी उनके जो प्रोटेस्ट होते हैं वो वायलेंट नहीं होते और पीसफुली वो अपने प्रोटेस्ट जो हैं वो करते हैं। दरअसल कश्मीर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में इस बार जो है वो चुनाव हो रहे हैं। दरअसल ये वो इलाके हैं जहां पर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हावी है और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सभी की जो है वो प्रेजेंस जो है वहाँ पर देखी गई है। वहाँ पर इस सब के बीच में जो एक नया डायनेमिक्स वहाँ पर देखने को मिला है वो है एआईपी, इंजीनियर रशीद की पार्टी का, यानी जो अवामी एहतियात पार्टी है उसका एक डायनेमिक्स देखने को मिला है। दरअसल ये पार्टी भी अब पॉलिटिकल एरिना में कूदी हुई है और ये जमात के साथ जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ रही है। हालांकि अब ये भी सामने आया है कि जो एआईपी है और जमात, इन दोनों के बीच में जो एक अलायंस हुआ था वो अलायंस भी अब टूट गया है। वो अलायंस जो है वो सिर्फ फर्स्ट फेज़ के लिए था और सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में ये अलायंस जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिया। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो एआईपी है उसने अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जमात के खिलाफ भी जो हैं वो उतारे थे और यही नहीं, जो कैंडिडेट्स जो साउथ कश्मीर में जमात के समर्थन के साथ लड़ रहे थे उन्हें भी एआईपी पोच करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं नॉर्थ कश्मीर की। दरअसल जो नॉर्थ कश्मीर है 1999 से पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो गढ़ बताया जाता था, लेकिन जब वहाँ पे हालात और जो डायनेमिक्स हैं जब वो बदले, 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 9 सीटें मिली थी, 2008 में आते आते जो सीट्स हैं वो 7 हो गई और पीडीपी को 6 सीट्स मिली। 2014 में जब चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ 3 सीटों में सिमट के रह गई थी, तब पीडीपी को 7 सीटें जो हैं वो मिली थी। तो नॉर्थ कश्मीर का भी जो डायनेमिक्स है, जो मैट्रिक्स है वो लगातार बदलता देखने को हमें मिला है। इसी बीच जो 2008 में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो था जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का, यानी इंजीनियर रशीद, वो भी पॉलिटिकल एरिना में कूद पड़ा और उसने लंगेट से बतौर एमएलए जो है वो सीट जीत ली। तब से वो पॉपुलर हुआ और वो 2014 में भी जो है वो वोट जो इलेक्शन है वो जीता था। अभी फ़िलहाल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसने सज्जाद लोन और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्हें 4 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से उन्हें हराया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंजीनियर रशीद की पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार जो है वो इंक्रीज़ हुई है इस एरिया में। इस बीच जो सज्जाद लोन पहले हुर्रियत के साथ थे वो भी 2014 में उन्होंने एक अपनी पार्टी जो है वो फॉर्म की थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और वो हंदवारा से अपनी सीट जो है वो जीत गए थे। तो जो डायनेमिक्स है नॉर्थ कश्मीर का वो लगातार जो है वो बदलता जा रहा है। अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो वहाँ पे अगर हम सज्जाद लोन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो कुपवाड़ा में है, वहीं पे इसके मुकाबले में इंजीनियर रशीद का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है
वो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाता है, यानी हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और साथ में बांदीपुरा। तो इस डायनेमिक्स को लेकर सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद की पार्टी में भी जो तू में हो रही है। हालांकि दोनों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी और साथ में इंजीनियर रशीद की पार्टी को भी और बाकी की अपनी पार्टी हो गई या फिर जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी हो गई, इन सब को प्रॉक्सी पार्टीज़ का करार देती हैं और ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये लोग जो हैं वोट बांटने के लिए वहाँ पर उतरे हैं। तो ये सब जो डायनेमिक्स हैं वो नॉर्थ कश्मीर में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एआईपी का हम जिक्र ज़रूर कर लेते हैं कि जो एक छोटी पार्टी के तौर पर जो खड़ी हुई थी लोकसभा इलेक्शन से पहले, इस लोकसभा इलेक्शन में बारामूला की अगर हम बात करें तो 18 बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेगमेंट्स में उसे 15 सेगमेंट्स में बढ़त जो है वो हासिल हुई थी। इसे लेकर जमात भी जो है वो थोड़ी है वो थोड़ी परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एआईपी जो है वो जमात के वोटों के ऊपर अपना जो है वो फोर्सेबली अक्वायर कर रही है और साथ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी यही मानना है। इस बार की चुनाव की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में अगर कश्मीर की बात करें तो 35 सीटों में से सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर एआईपी चुनाव लड़ रही है। इस सब डायनेमिक्स के बीच में जमात जो है उसने भी अपने 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉर्थ कश्मीर में उतारे हुए हैं। तो यानी दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि दोनों ने कहा था कि दोनों का विलय हो गया है, अलायंस हो गया है और दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट फेज़ का इलेक्शन है उसमें आते आते जो दोनों के बीच की दरार है वो सामने आ गई है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आउटकम ऑफ जो इलेक्शंस होगा, जो इन चुनावों का नतीजा होगा, वो जमात का फ्यूचर डिसाइड करेगा। वो ये डिसाइड करेगा कि क्या अगर उनको सीटें मिल जाती हैं तो वो दिल्ली के साथ बातचीत जो है वो आगे ले जाएंगे। अगर वो सीटें नहीं जीते हैं तो क्या उनका जो अंदरूनी कलह है, वो पहली बार 1987 के बाद आए हैं चुनावी मैदान में, तो क्या ये लास्ट बार ये होगा कि वो चुनावी मैदान में उतरे हैं? इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा चल रही है कि उनका पॉलिटिकली उनका फ्यूचर क्या होगा। ये डिपेंड करेगा कि वो इस इलेक्शन में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है, अगर कुछ सरकार के का ही मत है, जो सरकार के थिंक टैंक्स हैं उनका ही मत है कि जो जमात है उसे इस तरह का एक पॉलिटिकल स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका सेंटिमेंट है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो एक पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपना सेंटिमेंट कभी बदलेगी नहीं। ऐसे में अगर आप उन्हें पॉलिटिकल स्पेस दे रहे हो, इंस्टीट्यूशंस में आने का एक मौका दे रहे हो, तो वो वहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग में वो एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सभी पार्टीज़ को इसलिए बनाया गया है ताकि जो ये वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो पुरानी पार्टीज़ हैं, जिनमें पीडीपी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उनका वोट काटा जा सके, यानी डायनेस्ट जो हैं उनका वोट काटा जा सके। ऐसे में लोग जो हैं वो इसका कंपैरिजन जो है वो पाकिस्तान से भी करते हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान में पीटीआई को एक हालांकि पब्लिक ओपिनियन उनके साथ है, लेकिन सरकार जो है वो सिक्योरिटी और वेलफेयर का हवाला देते हुए उनके नेताओं को उसने अंदर रखा हुआ है। तो ये एक पैरेलल जो है वहाँ जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में ड्रॉ करते हैं जमात और एआईपी का चुनावी मैदान में उतरने के लिए। इस सब के बीच में एक और डायनामिक्स ये भी है कि ओआईसी जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका ये कहना है कि जो कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं वो उसको मान्यता नहीं देते। भारत में जो सरकारी सूत्र हैं उनका कहना है कि ये उनका जो ओपिनियन है कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भारत की जो एक स्टैंडिंग है खास करके मुस्लिम वर्ल्ड में भी वो ज़्यादा है और जो उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं उनमें ओमान, जॉर्डन, बहरीन, साथ में जितने भी मुस्लिम सल्तनत्स हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, ये सारे के सारे भारत के साथ इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। ऐसे में पहले दौर में जो है एक इंटरनेशनल डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ था, श्रीनगर पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि जो लास्ट फेज़ है उसमें भी एक डेलीगेशन जो है वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो ये सभी अलग अलग जो एक सेंटिमेंट हैं
वो वहाँ के लोग जो हैं वो थ्रो कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू का एक अलग सेंटिमेंट है क्योंकि वहाँ पर लगातार जो हैं वो आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 इंसिडेंट्स में 14 जवान जो हैं हम अपने खो चुके हैं। जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहे हैं कि उनके रहते हुए वहाँ पर जो है आतंकवाद ने अपना पैर पसारा है, आतंक का ग्राफ जो है वो बड़ा है, इसलिए वो बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। तो जो डायनेमिक्स है हर एक एरिया के अलग अलग हैं। ऐसे में जो थर्ड फेज़ ऑफ वोटिंग है वो कल है। उम्मीद की जा रही है कि थर्ड फेज़ ऑफ वोटिंग में पहले 2 चरणों से ज़्यादा जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो जो हैं वो आंसर्स चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं। उन्होंने पिछले 3 दशकों में बहुत कुछ सहा है। वो स्टेबल लीडर्स चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार जो है वो वहाँ पर जो है वो काबिज़ हो। दिल्ली की दखल अंदाजी के बिना वहाँ की जो सरकार है वो काबिज़ हो। हर एक मसले को लेकर वो दिल्ली, वहाँ के नेता जो हैं वो दिल्ली ना पहुँचें, बल्कि लोगों की भलाई के लिए और वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो जो भी सत्ता में जो पार्टी आए वो वहाँ के लिए काम करे। तो आज नीता के रडार पर इंडिया गेट से इतना ही। शुक्रिया दोस्तों। जम्मू कश्मीर के आगे जो इलेक्शंस के नतीजे होंगे उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा ज़रूर करेंगे। नमस्कार।